तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, आगे प्रश्न हम देखते हैं। कुछ प्रश्न ये भी, वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं, वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं, कौन सा प्रश्न क्रमांक 20 है। वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं हम देखते हैं। तो इसमें वेस्पर सिद्धांत को मैंने बताया था, गिलेस्पी तथा नाइहोम नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसको वैलेंट सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार ध्रुवीय यौगिकों के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता, ध्रुवीय यौगिकों की व्याख्या नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करता है ये, मतलब सही है। संक्रमण धातुओं के जटिल अणु की गणना नहीं करता, बिल्कुल सही है ये भी। दूसरी चीज, यह केवल जेली विलियन पर ही लागू होता है, सही है। निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं को नहीं समझा सकता, सॉरी ये गलत है। तीसरा क्या है, केवल जेली विलियन पर लागू होता है, गलत है, रॉन्ग है ना, ये वाला रॉन्ग है। अगला जो है, निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले अणुओं को नहीं समझा सकता, ये भी सही है। मतलब इसमें क्या है, 1, 2 और 4 जो है वो सही है, और बाकी जो तीसरा है वो गलत है। मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। आगे हम देखें, सूची है, देखो यहां पर सूची वाले प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें 4 जो दिया हुआ है, 4 में आपको एकदम परफेक्ट मालूम है कि इसका ऑप्शन यही होगा, उसको आप पहले देख लीजिए। थॉमसन, जे थॉमसन, मान लो हमको नहीं पता है, छोड़ो उसको अभी। फिर हमको रदरफोर्ड देख लिए, रदरफोर्ड नहीं पता है। हमको चेडविक देख लिए, चेडविक नहीं पता है। उसके बाद बोर देख लिए, हमको मालूम है बोर ने परमाणु मॉडल दिया था, इतना तो सब जानते हैं, नाभिक बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल दिया था, मतलब डी का क्या हो जाएगा, पहला, डी का पहला। अब यहां पर देख लो आप, डी का पहला कौन सा है, तो डी का पहला यहां पर। अब इसमें देखो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए डी का पहला और किसी में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आंख बंद करके इसको आप क्या कर दो, सही कर दो, तो बाकी सही आंसर मिल जाएंगे। ए का चौथा होगा, ए का चौथा मतलब थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। दूसरी चीज रदरफोर्ड ने बी है, बी का तीसरा क्वांटम सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड का क्वांटम मॉडल दिया था, है ना। उसी प्रकार चेडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, हमको मालूम है सी। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगर ऐसे ऑप्शन आए तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको समय की बर्बादी नहीं करना है, जिसका सही ऑप्शन मालूम है उसको देखो, अगर उसका आंसर में और कोई दूसरा न दिया हो तो उसको टिक लगा करके आगे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बढ़ जाना है। आगे देखेंगे, ये भी सुमेलित वाला है, जोड़ी बनाना है। इसमें हमको मालूम है एसपी की संरचना कैसे होती है, रेखी होती है। रेखी यहाँ पर दिया हुआ है BeCl3, इसका Cl2 उदाहरण है, मतलब पहले का क्या है, तीसरा। अब यहाँ पर देखो, पहले का तीसरा और किसी में दिया है क्या, जी हाँ दिया है। कौन से में दिया है, ए में दिया है और डी में दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, sp2 में क्या होता है, त्रिकोणीय संरचना होती है। और चौथा, तो बी का चौथा किसी में दिया है क्या, देख लो, ए का तीसरा, ए वाला हो गया, और बी का चौथा। अब बी का चौथा इसमें दिया हुआ है और इसमें नहीं दिया है, मतलब ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। sp की रेखीय संरचना, ए का तीसरा, इसके sp2 की संरचना कैसी, त्रिकोणीय होती है। फिर sp3 की चतुष्फल की होती है, पहले ए हो जाएगा। और लास्ट में sp3d2 की क्या होती है संरचना, अष्टफल की या वर्ग द्विपिरामिडी। अगर ये संरचना आए तो इसका आंसर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट। अब हम अगला प्रश्न लेके आए हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पर ये भी जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है। इसमें सूची दिया हुआ है ए और बी, और सूची बी में वर्ष दिया है, मतलब यहाँ पर दिया है कि किस वैज्ञानिक ने किस सन में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे।
तो इसके अनुसार हमको जैसे देखना है, तो यहां पर पहला दिया है आर्हीनियस। आर्हीनियस हमको मालूम है, आर्हीनियस ने सन 1884 में मतलब 1884 में क्या किया था, अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आर्हीनियस का होगा। ठीक है, उसी प्रकार ब्रॉस्टन लॉरी ने कब दिया था, 1923 में दिया था, मतलब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में दिया है विलायक तंत्र 1928 में दिया था, मतलब ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसी प्रकार अब बचा हमारे पास लक्स और फ्लड। लक्स फ्लड का मतलब एक ऑप्शन, तो ये वाला देखो, ये आमने सामने का ही आंसर होगा 1939। तो इस प्रकार ऑप्शन क्रमांक ए जो है, ये जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन भी वही है, सेम पैटर्न में। देखो अभिक्रिया सूची एक में क्या दिया, अभिक्रिया का प्रकार, सूची बी में उदाहरण दिया हुआ है। तो कौन सी अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है, हमको मालूम है, संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, विस्थापन मतलब हटना, और उत्क्रमणी का मतलब होता है जो दोनों तरफ चलता है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास में देखो संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब यहाँ पर कौन सा जुड़ रहा है, देखो MgO2 के साथ में क्रिया करके MgO बना रहा है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया जो होगी, यह कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। दूसरी चीज वियोजन का मतलब टूटना। तो देखो यहाँ पर वियोजन टूट कौन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन होगा, ये वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, और उसके बाद में आता है विस्थापन, प्रतिस्थापन यानी हट जाना मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हटे। देखो यहाँ पर जिंक जो है वो अधिक चालक धातु है कॉपर की अपेक्षा। तो कॉपर को क्या करता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, अवक्षेपित हो गए, अवक्षेपण अभिक्रिया भी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाली जो अभिक्रिया होगी, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब एक बच्चा हमारे पास में उत्क्रमणी अभिक्रिया। तो देखो ये अभिक्रिया इसमें चिन्ह से ही करेक्ट हो जाता है। अगर आपको पहले दूसरे तीसरे का ऑप्शन नहीं मालूम है, उत्क्रमणीय में दिया है, तो उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चले वो उत्क्रमणी होगा। तो यहाँ पर उत्क्रमणी का साइन केवल एक ही अभिक्रिया में दिया है, H2 + I2 और 2HI। चूंकि ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है, लेकिन ये उत्क्रमणी के अंतर्गत आएगा, मतलब इसका ऑप्शन चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, बी का कौन सा होगा, पहला, विस्थापन अभिक्रिया सी का दूसरा, और ये जो है ये चौथा। ऐसा ये इसलिए दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है, हम जब प्रश्न हल करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, बोले आमने सामने का तो आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन भ्रमित नहीं होना है। अगर आपको सही करेक्ट आंसर एक भी मालूम रहता है तो सही जोड़ी बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं ये गलत नहीं होते। आमने सामने का भी उसका आंसर होता है या दिया जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो पढ़ाए हैं उस पढ़े हुए को क्या करना है, याद करना है, और याद करके फिर क्या करना है, उसको सही आंसर का चयन करना है। इस प्रकार आगे हम प्रश्न देते हैं, ये भी वही है। यहाँ पर पहले सूची में वैज्ञानिक का नाम दिया है और दूसरे में क्या दिया है, अम्ल क्षार की परिभाषा दिया है। सेम वही यहाँ पर ये क्या है, आर्हीनियस, ब्रॉस्टन लॉरी, लुईस और लक्स फ्लड। लक्स फ्लड। अब ये क्या बोलता है, देखो आर्हीनियस की अम्ल क्षार अभिधारणा किस पर निर्भर करता है, वे पदार्थ जो H धन आयन का दान करे अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH ऋण आयन का दान करे क्या कहलाते हैं, क्षार। तो यहाँ पर देखो H धन आयन और OH ऋण आयन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरे में दिया है क्या, नहीं दिया है।
मतलब हमारे पास आर्हीनियस का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ दिया है? ए का तीसरा, लेकिन यहाँ पर डी में भी ए का तीसरा दिया हुआ है, इसलिए आगे और बढ़ना है। ब्रोस्टेन लारी की अम्लक्षार अभिधारणा क्या बोलता है? वे पदार्थ जो H धनायन यानी प्रोटॉन का दान कर सके अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सके क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो प्रोटॉन आदान प्रदान का मतलब लेना और देना, तो यहाँ पर ये चौथा मतलब बी का चौथा इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। अर्थात अब क्या बचा? लुईस का क्या हो जाएगा? हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होता है वो क्या कहलाता है? क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक अभिधारणा भी कहते हैं, ठीक है। और लक्ष्य फ्लड वाला फिर क्या हो जाएगा? O2, क्योंकि इसका अनुसार क्या होता है? लक्ष्य फ्लड के अनुसार जो O2 को ग्रहण करके ऑक्साइड बनाता है अम्ल, और जो दान करता है O2 वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये ऑक्साइड अभिधारणा कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे पास इसका ऑप्शन जो आएगा वो ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। अगला है हमारे पास में ये अभिकथन वाला प्रश्न है ना। इसमें हमारे पास ए व आर दो चीज दिया हुआ है। एक क्या करता है? उस कथन को पुष्टि करेगा, और एक कथन है। तो क्या होगा इसमें? देखो हमारे पास कथन क्या है? बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। बिल्कुल, इसमें हमने बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें 4 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती है। बामर श्रेणी, लाइमर श्रेणी, पास्टन श्रेणी और फुंड और ब्रैकेट श्रेणी, 5 प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त होती है। मतलब बोर का मॉडल परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन कक्षा बदलने पर ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। मतलब ऊर्जा के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये भी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। तो हमारे पास में क्या होगा? ये व आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है। मतलब आंसर नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला वही प्रश्न वैसे ही है, अभिकथन वाला प्रश्न है, और ये परीक्षा में अभिकथन वाले प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, तो इसको ध्यान से समझ के बनाना है। तो हमारे पास अभिकथन क्या है? H2O में बंध कोण का मान 109/28 जी नहीं होता है। ये क्या होता है? नहीं होता। इसका बंध कोण का मान कितना होता है? 104.5 अंश का होता है, ठीक है। तो ये क्या है? जो कथन दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? H2O में 2 एकांकी युग्म होते हैं जो बंद युग्मों को दबाकर बंद कोण के मान को 105, देखो यहाँ पर 104.105 करते हैं। ये ऑप्शन जो है वो सही है। H2O, H और एक H और ये O के पास में 2 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। यहाँ पर बंध कोण का मान 104.5 अंश का होता है। इसको अपन करेक्ट 105 मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 48 का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आंसर है ये सही है। तो आर क्या है? सही है, लेकिन पहला जो है वो क्या है? गलत है। देखो ये वो आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या, ये गलत है। दूसरा ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत बोल रहा है। तीसरी चीज दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता, और फिर बोलता है ये गलत है, आर सही है। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां पर याद रखना 104.5 दिया होना चाहिए, या 104 ऋण 48 बाय होना चाहिए। एक 104 अंश 48 अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन देता है और 105 भी दिया है तो लगभग 105 के बराबर होता है, इसलिए सही है। डी आंसर जो है इसका गलत है। क्यों? अगर मान लो ये आंसर लगभग सही भी होते तो
हम मान लेते हैं कि इस ये नहीं है, लेकिन इसी यही एक ऑप्शन होता है जो इसके लगभग है, आंसर का लगभग है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे 28वां प्रश्न क्या बोलता है, सहसंयोजक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। बिल्कुल सही बात है, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं, सत्य है। दूसरा चीज, इसके अणु दुर्बल वांडरवाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर दोनों सही है, तो दोनों सही मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 29वां प्रश्न देखते हैं, NH3 एक लुईस क्षार है। हमको मालूम है NH3 ये होता है, इसमें दो क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और लुईस की अम्ल क्षार अभिधारणा के अनुसार मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो हमको NH3 जो है वो क्या होता है, लुईस क्षार है, क्योंकि इसके पास दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। आर क्या बोलता है, NH3 में नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है जो वह दान कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो ये क्षार है, मतलब ये व्याख्या करता है, ये भी इसका क्या है, करेक्ट व्याख्या करता है। मतलब दोनों ही क्या है, सही है और ये सही व्याख्या भी करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे पास में अभी कथन है, PCl5 में sp3d संकरण होता है। बिल्कुल होता है, इसमें sp3d संकरण होता है, क्योंकि फास्फोरस का केंद्रीय परमाणु 15 होता है। 15 मतलब क्या होता है, लास्ट कोष में p बराबर क्या होगा, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 सॉरी 15, अब ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और क्या हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। इसके देखो ये लास्ट कोष अपन बना रहे हैं, ये 3 वाला 3s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 और क्या हो गया 3। अगर ये उत्तेजित होगा, यहाँ पर एक डी कोष भी होता है जो खाली होता है लगभग, अगर ये उत्तेजित होगा तो क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा तो एक बच जाएगा, यहाँ ऑलरेडी एक एक है, ये यहाँ चले जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक 5 Cl जुड़ जाएंगे। मतलब क्या बोलता है, sp3d, अब हुआ नहीं, यहाँ पर एक S भाग लिया, 3p भाग लिए, एक S 3p और एक D भाग ले रहा है, मतलब sp3d संकरण होता है किसमें, PCl5 में, करेक्ट है। दूसरा, PCl5 में 5 बंद युग्म होते हैं और ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं फास्फोरस के साथ, यहाँ पर ले लेते हैं, फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन परमाणु अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, एक Cl और एक Cl, ठीक है, ये तीन कोने में जुड़ जाएंगे और एक पिरामिड के रूप में यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, 5 बंद, 1 बंद 2 बंद 3 बंद 4 बंद और 5 बंद, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंदी है, ये बंद बनाने वाले होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बंदी युग्म कहते हैं, पाए जाते हैं। और ज्यामिति त्रिकोणीय होती है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम प्रश्न देखें, आगे प्रश्न अभिकथन वाला ही प्रश्न है, ब्रोस्टन लारी अभिधारणा आर्हीनियस से अधिक व्यापक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आर्हीनियस की अम्ल क्षार अभिधारणा पहले दिया था इसने, जो केवल जली विलयन के लिए ही लागू होती है, जबकि ब्रोस्टन लारी अभिधारणा जल के साथ साथ अन्य विलायकों के लिए भी क्या करती है, लागू होती है। दूसरी चीज, यह जलीय तथा अजलीय दोनों माध्यमों में अम्ल क्षार की व्याख्या करती है। बिल्कुल, ये दोनों ही में अम्ल क्षार की व्याख्या
कर सकती है। मतलब ये भी ऑप्शन क्या है इसका सही है। ये वाला भी जली तथा अजली दोनों ही माध्यम में अम्ल क्षार की व्याख्या कर सकती है। कौन? ब्रॉस्टन एवं लॉरी की, जबकि ये केवल जली के लिए लागू होती है। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर ब्रॉस्टन एवं लॉरी की अभिधारणा आर्यनियस से अधिक व्यापक है, ये इसका क्या है कथन सही है। और यह जली तथा अजलीय दोनों माध्यम में अम्ल क्षार की व्याख्या कर सकती है। तो ये जो कथन आर है ये इसको क्या करता है, स्पष्ट करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या करता है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, देखो अभिकथन वाला ही है। sp3d2 संकरण की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। sp3d2 की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। इसकी असल में ज्यामिति होती है वर्ग द्विपिरामिडी। ये वर्ग द्विपिरामिडी है ना, जैसे इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं SF6 का, तो यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F और यहाँ पर F, यहाँ पर F। बंद कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर इसी संरचना को अगर हम मिला देते हैं तो मिला देने पर क्या होती है, एक अष्टफल की संरचना का निर्माण होता है। मतलब ये क्या है सही है, अष्टफल की संरचना होती है। दूसरी चीज क्या बोलता है, sp3d2 संकरण में एक S 3p और 2d मतलब 6 ऑर्बिटल भाग लेते हैं। बिल्कुल है, एक 6 ऑर्बिटल, S में 6 ऑर्बिटल भाग, जो सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। इसका लास्ट ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लास्ट विन्यास में अगर मान लो हम भरते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर अभी नहीं है। यहाँ पर अभी नहीं है। अब यहाँ से अगर मान लो ये उत्तेजित होता है तो उत्तेजित होगा तो कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितने 6 है, यानी 3 भर दिए, sp2 4 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास में ये डी वाला ऑर्बिटल है, इसके पास से एक उत्तेजित, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है एक एक, यहाँ से एक उत्तेजित, ये 2 अयुग्मित है, यहाँ से एक उत्तेजित होगा तो यहाँ चले जाएगा, यहाँ से एक उत्तेजित होगा तो यहाँ पर। अब देखो एक S 3p और 2 क्या है D, इसके साथ में एक F भाग लेगा, इसके साथ एक F, इसके साथ एक F, इसके साथ एक F और इसके साथ एक F। मतलब इस प्रकार 6 क्या कर रहे हैं F भाग ले रहे हैं 6। अब मतलब यहाँ पर 6 ऑर्बिटल भाग लेते हैं और 6 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि संकरण की डेफिनेशन होती है जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटलों का निर्माण होता है। तो ये कथन जो है इसकी सही कथन व्याख्या करता है। तो ये आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं वेस्पर सिद्धांत में एलपी मतलब लोन पेयर प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है। मैंने इसमें उसका आपको बताया था, एलपी ये अधिक होगा किससे, एलपी बीपी से, और ये अधिक होगा बीपी से। मतलब लोन पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और सबसे कम किसका होता है, बॉन्ड पेयर होता है। क्योंकि किसी भी अणु में जितने क्या होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसमें प्रतिकर्षण उतना अधिक होता है और उसकी संरचना में क्या आ जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक क्या है, यह सिद्धांत ये प्रतिकर्षण सही, मतलब ये सही है। अब व्याख्या करता है क्या नहीं, देखो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक स्थान घेरते हैं इसलिए अधिक प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, ये करेक्ट है। तो यहाँ प्रतिकर्षण ये सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है।
यानी आर, ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। अब आगे हम देखें, देखो 34 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, सिग्मा बंध और पाई बंध में सही अंतर क्या है। हमको मालूम है सिग्मा बंध जो होता है वो अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, पाई बंध सहपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा बंध पहले बनता है, पाई बंध क्या होता है बाद में बनता है। सिग्मा बंध में ध्रुवण संभव है, पाई बंध में ध्रुवण संभव नहीं है, इसका डिफरेंस है। अब यहाँ ऑप्शन देख लो, सिग्मा बंध दुर्बल है, पाई बंध प्रबल है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर पाई बंध पहले बनता है, जी नहीं बनता, सिग्मा बंध पहले बनता है। सिग्मा बंध मुक्त घूर्णन संभव है, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन संभव है, ये वाला सही आंसर है। जबकि दोनों में पाई बंध में घूर्णन नहीं होता, तो सिग्मा बंध में होता है लेकिन पाई बंध में नहीं होता, मतलब ये भी क्या है गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आंसर नंबर बी जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम 35, निम्न में से लुईस अम्ल कौन है। लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म को ये ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कौन कर सकता है, Bf3। मतलब इसका ये आंसर भी क्या होता है करेक्ट होता है। जैसे मान लो हम NH3 लेते हैं, ये इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, अगर ये Bf3 के साथ में क्या करेगा क्रिया करेगा तो बोरान क्या करेगा, इसके साथ में इलेक्ट्रॉन लेकर के उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध बना लिया, तो ये सही आंसर क्या है यहाँ पर बी होगा। अगला 36, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिंपल सी बात है 17 है, परमाणु क्रमांक 17, अब 17 है तो हमको मालूम है ये Cl का होता है ना। तो इसको 2, 8 और का में बांटेंगे, 7 में बांटेंगे। अगर आगे का कॉन्फ़िगरेशन भी अगर दिया रहता है तो 2, 8 और 7 मतलब बी सही है, लेकिन इसका sp-df कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ दिया तो याद रखना उसमें ये होता है 1s2 2s2 2p6, फिर हो जाएगा 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार sp-df कॉन्फ़िगरेशन भी ये होता है 17 वाले का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी मतलब जो ऊष्मा को क्या करे अवशोषित करे। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था तब प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण भी दिया था, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आपस में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं, मतलब सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, जबकि श्वसन में ऊष्मा क्या होती है मुक्त होती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है इसमें रिलीज होती है। दहन, दहन मतलब किसी चीज को जलाते हैं तो ऊर्जा, हम ऐसा तापते हैं ठंडी के दिनों में, क्यों, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है बाहर निकलती है, तो इसलिए दहन में भी ऊर्जा क्या होती है बाहर, मतलब दहन है श्वसन है, ये क्या होती है क्षेपी अभिक्रिया होती है। और यहां पर विस्थानीकरण है ये, तो विस्थानीकरण अभिक्रिया जो होती है, विस्थानीकरण अभिक्रिया में ऊर्जा जो होती है क्या होती है रिलीज होती है, क्योंकि जब कोई बंध टूटता है तो क्या होता है ऊर्जा रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार ये भी गलत है, मतलब प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का सबसे सही आंसर होता है। अब अगला देखें हम 38वां प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया में एक साथ क्या होता है। मैंने पहले बताया था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ घटित हो, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन कहीं ना कहीं दिया है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, केवल ऑक्सीकरण केवल अपचयन, ना ऑक्सीकरण ना अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों घटित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब 38 का करेक्ट आंसर जो है सी है ना। अगला होता है 39, एवोगैड्रो नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में आयनों की संख्या भी या अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये कौन बोलता है, एवोगैड्रो बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समान आयतन में समान अणु, मतलब बी वाला आंसर जो होगा वो क्या होगा समान, मतलब सही होगा।
अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 40 दिया है, डी ब्रोगली के बारे में कौन सा कथन गलत है बोलते हैं। देखो यहां पर सही नहीं, क्या है, गलत। तो ये क्या होता है, ये सही है। तरंग, डी ब्रोगली तरंग समीकरण है, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1929 में, है ना। डेविस जर्मर का जो प्रयोग होता है वो डी ब्रोगली नियम को सत्यापित करता है, 1927 में दिया था, है ना। तो ये भी सत्य है, यह केवल प्रकाश पर लागू होता है, ये गलत है। मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी वाला होगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि डी ब्रोगली समीकरण जो होता है ये तरंग और प्रकाश दोनों के लिए लागू होता है, प्रकाश और कणी, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रकृति भी बोलते हैं। डी ब्रोगली ने सन 1927 में इस सिद्धांत को दिया था। इसके अनुसार क्या था, डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार कि जब परमाणु या पदार्थ गतिशील अवस्था में होता है तब वह कणों के समान होने के साथ साथ तरंगों के समान भी होती है। तो दोनों प्रकार की गति पाई जाती है, मतलब केवल प्रकाश पर लागू होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार अब परमाणु संरचना, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, रासायनिक आबंध, संकरण, अम्ल, क्षार, लवण, इन टॉपिक के अंतर्गत जितने भी अभी तक के हमने प्रश्न बताया, ये प्रश्न शायद आपको आंसर समझ में आ गया होगा। और हमको प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है, इसको भी जिस प्रकार से मैंने बताया है उसको ध्यान में देना है, और आगे आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करना है। आपको ये जो सारे ऑप्शन हमने बताया ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस कोर्स को आपको डिटेल में जाना है या डिटेल में पढ़ना है आपको, तो आप काका क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या काका क्लासेस ऐप है, काका क्लासेस ऐप को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस ऐप में डाउनलोड करने के बाद में इसकी पूरी डिटेल्स जो है, जितना पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। और निश्चित रूप से आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में संभवतः सफलता आपको मिलेगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आज हम अब क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, समझा। और अगर मान लो कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।